हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है हमारे सिलेबस में 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। आज हम जो पार्ट करने जा रहे हैं वो होगा हमारा 6th पार्ट, जो मेन हमारा टॉपिक चल रहा है उसका पार्ट एफ। तो इस पे हम बात करेंगे पूरा इन डिटेल 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था क्या। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा था कि इन चीज़ों को लाने के लिए कौन कौन सी कमेटी बनाई गई, किस किस तरह से इस पे काम किया गया। क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट ये चीज़ समझा दूं या बता दूं तो आप इतना आसानी से नहीं समझ पाएंगे, चीज़ें आपको याद करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए पहले मैंने 5 पार्ट लाए जिसमें आपको पूरी हिस्ट्री बताई कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो किस तरह से सबसे बड़ी चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो हमारे विलेजेस हैं उन्हें हम करें। क्योंकि पहले ये विलेजेस जो थे वो राजाओं के पास थे, उनके अंडर थे, फिर स्टेट्स बनी। तो फिर किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट इन तक पहुंचे या इनकी बात माने, ये यहाँ पे जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसे ठीक करे। तो उस सब के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स आए, क्या क्या कमिटीज़ बनी, क्या क्या रिकमेंडेशंस आई, हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। 1950 से लेके 1947 से लेके अभी हम जो पहुंचे हैं वो 1988 तक मैंने आपको सारा बताया। अगर आप पहली वीडियो देख रहे हैं तो आप इस आई बटन को क्लिक करके पुरानी वीडियोस देख लें, आपको तब ये सारा पार्ट जो आज का होगा वो एक झटके में सारा समझ आ जाएगा। आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब बात करते हैं हम 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि हम लोग कल 23,000 की फैमिली हो चुके हैं। हम लोग आराम आराम से अपनी स्पीड से काम कर रहे हैं, हम ज़्यादा शोर नहीं डालते। जो भी चीज़ हम करते हैं आप लोगों को पता है, और किस तरीके से हमारा काम चलता है आपको पता है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस आपका मिलता है, जिसके लिए मैं रोज़ वीडियो आपके लिए लेके आने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम। अब आप जो देख रहे हैं वो है आपके स्क्रीन पे हमारे 3 पुराने या पूर्व प्राइम मिनिस्टर्स। तो इनकी फ़ोटो यहाँ पे क्यों है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। 1988 तक मैंने आपको बताया कि थंगॉन और गडगिल कमेटी ने काफ़ी रिकमेंडेशंस दी थी, जिसके तहत अब आपको बताऊंगा कि उसके बाद क्या हुआ था। अब पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूं। थंगॉन और गडगिल कमेटी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था जिसमें कहा गया था जो भी आपके पंचायती राज हैं उसमें SC ST के साथ जो विमेन हैं उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई जाए, फाइनेंस कमीशन बनाई जाए, और उसके साथ बहुत सारे इन्होंने रिकमेंडेशंस और दिए थे। जिसपे राजीव गांधी गवर्नमेंट ने कहा था कि 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, आप ये याद रखें अब थोड़ा सा, 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत लोकसभा में ये जुलाई 1989 में पेश किया, जिसको लोकसभा में मेजॉरिटी के कारण पास कर दिया गया। मगर किस तरह से बिल आते हैं किस तरह से नहीं है मैं आपको पूरी एक वीडियो जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब इन डिटेल बताऊंगा। जिस तरह से हम आज ये कर रहे हैं उसी तरीके से बिल्कुल आराम से स्लो स्पीड पे चलेगा। लेकिन राज्यसभा में इस बिल का अपोज किया गया, जिस वजह से ये पास नहीं हो सका। उसके बाद बात करते हैं वीपी सिंह। आप देख सकते हैं यहाँ पे जून 1990 में इन्होंने 2 दिन की कॉन्फ्रेंस के तहत अप्रूवल दे दिया था कि फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लाने के लिए, जो 1990 में लोकसभा में आया। लेकिन गवर्नमेंट जो थी वो कोलैप्स हो गई और बिल पास नहीं हो सका। फिर आए नरसिम्हा राव जी। नरसिम्हा राव जी जब आए उन्होंने मॉडिफाई किया इस बिल को, काफ़ी सब कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो थी उसको डिलीट किया, और सितंबर 1991 में इन्होंने इसे कहा कि इसे लेके आए, और फाइनली इमर्ज हुआ ये हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन MCQ फॉर्म में, आपको पता है आपका पेपर होगा, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये जो अमेंडमेंट था ये फोर्स इनटू फोर्स कब आया या कब लागू हुआ। तो ये लागू हुआ था आपका 24 अप्रैल 1993 में। आया कब था? 1992 में। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा डिटेल में कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें क्या थी। सबसे पहली चीज़, अब आपको ये चीज़ें अगर आप
वीडियो पहले वाले 5 पार्ट देख के देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद क्लियर हो जाएगा किस आइडिया की वजह से 73rd अमेंडमेंट आया। वो क्या था, वो बेसिक ये नहीं था कि वॉज नॉट अ रिस्पॉन्स टू प्रेशर फ्रॉम द ग्रास रूट बट to an increasing recognition that the institutional initiative of the preceding decade had not delivered। आप सबको मैंने पहले भी बताया था कि किस वजह से ये सारी चीज़ें आई, किस तरह से सेंट्रलाइजेशन काफ़ी हो चुकी थी जिसको हटाने के लिए भी काफ़ी चीज़ें हुई, और बिल्कुल ग्रास रूट तक जो हमारे विलेजेस हैं वहाँ तक डेमोक्रेसी को लेके जाया जाए ताकि हर एक इंसान इन्वॉल्व हो और हर एक जगह की डेवलपमेंट हो सके। जो गलत चीज़ें चल रही हैं उसे किस तरह से रोका जाए, जिस तरह से पॉवर्टी बढ़ रही है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो आइडिया था ये आप लोगों का आया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इट वॉज अ पॉलिटिकल ड्राइव टू सी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एज अ सोल्यूशन टू द गवर्नमेंट क्राइसिस दैट इंडिया वॉज एक्सपीरियंसिंग। तो ये एक इसका मेन रीज़न था आने का। बात करते हैं नेक्स्ट। अब आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको भी बताया, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये यहाँ से एमसीक्यूज आपके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। 1992 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इसे पास किया था और ये लागू हुआ था अप्रैल 24, 1993 में, जिसके तहत आपको मैंने बताया सारी कमिटीज़ आई। सब कमिटीज़ का एक ही कहना था जो आपकी आना स्टार्ट हुई थी, जीवे के राव कमेटी हो, एलएम सिंघवी कमेटी हो, जो भी कमिटीज़ हो, उन सबका यही था कि इसको जो भी रिकमेंडेशन है कि इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया जाए ताकि जो भी इरेगुलरिटीज़ हैं, कई जगह पे अगर इलेक्शंस होते ही नहीं थे, कई जगह पे इलेक्शंस होते थे तो बहुत टाइम लगता था, तो ये सब चीज़ों को एक ही चीज़ रोक सकती है जब ये हमारे संविधान में ऐड हो जाएगा। तो सब लोगों ने ये किया और इसी के तहत डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल एज इट इज़ एट द स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, इसके तहत आपका ये मेन रीज़न था 73rd अमेंडमेंट का, आपका जो सिलेबस में भी दिया हुआ है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की। आपको बता दूं, आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ये डायरेक्ट आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। इन डिटेल में आपको बता दूंगा कौन कौन सी चीज़ हम पढ़ेंगे। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब आपको मैं ये पार्ट बता दूंगा। आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस नंबर पता होना चाहिए। आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है, ये ज़ीरो नहीं है, ओ तक है। और 29 फंक्शनल आइटम्स, कौन कौन सी आइटम्स थी सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा सिर्फ वही चीज़ जो आपको पूछी जा सकती है। और प्रैक्टिकल शेप आपकी मिल गया है आर्टिकल 40 जो हम पढ़ेंगे आपके डीपीएसपी में। तो ये सब आपका मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब करवाऊंगा तब सारी चीज़ें क्लियर करवाऊंगा और याद करने के लिए फ़िलहाल आप इसको लिख लें ताकि आपको ये याद रहे। अब बात करते हैं यहाँ पे फीचर्स क्या है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो थी रिकमेंडेशन। सब लोग, जितनी भी कमिटीज़ बनाई जा रही थी वो कुछ ना कुछ रिकमेंड कर रही थी कि हमें ये करना चाहिए। कई कमिटीज़ कह रही थी 3 टायर का होना चाहिए पंचायती राज सिस्टम, कई कमिटीज़ ने रिकमेंड किया कि ये 2 टायर का होना चाहिए पंचायती राज सिस्टम, कईयों ने रिकमेंड किया कि SC ST को रिजर्वेशन देना चाहिए, किसी ने रिकमेंड किया कि SC ST के साथ विमेन को देना चाहिए। तो मेन फाइनली आपको मैंने बताया था जो गडगिल और थंगॉन कमेटी थी जो हमने अभी लास्ट चैप्टर टॉपिक पढ़ा है, उन्होंने जो चीज़ें रिकमेंड की सबके बाद सबको देख के उसी के तहत ड्राफ्ट को बनाया गया और कुछ मॉडिफिकेशन इसमें की गई थी जो आपकी नरसिम्हा राव कमेटी ने की, नरसिम्हा राव जी के उसमें हुई और फाइनली ये आया। तो अब आपको बताता हूँ कि फाइनल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 73rd, उसमें क्या फीचर्स थे। सबसे पहली चीज़ आप देख सकते हैं ग्राम सभा और विलेज असेंबली। इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एमसीक्यू फॉर्म में। एक अलग से वीडियो, लास्ट जो वीडियो होगी वो मैं सिर्फ आपकी एमसीक्यूज की लेके आऊँगा इस चैप्टर के बाद, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और आप तब देखना जो 20 से 30 एमसीक्यूज में लेके आऊँगा उसमें आपके 30 में से अगर 20 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए, अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं, तो आप चैनल को छोड़ के कहीं और से पढ़ना स्टार्ट कर दें। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे उसके साथ क्या इन्होंने रिकमेंड किया था। इसके साथ इन्होंने कहा था कि 3 टायर का स्ट्रक्चर होना चाहिए पंचायत का।
ये आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में बलवंत राय मेहता कमेटी थी जिन्होंने कहा था पहली बार कि 3 टायर का होना चाहिए। फिर थंगौन और गडगिल कमेटी ने भी सेम रिकमेंड किया था और फाइनली जो फॉलो किया गया वो किया गया था 3 टायर का हमारा पंचायती राज स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं। अब ये जो 3 टायर का था तो ये बेसिकली 3 टायर थे क्या। एक आपका आ गया विलेज या ग्राम पंचायत जिसे हम कह सकते हैं, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। इंटरमीडिएट ब्लॉक या फिर हम इनमें से ब्लॉक भी कह सकते हैं या इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं, जो हमारे हायर और लोअर के बीच में था वो थी हमारी पंचायत समिति, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी वो थी हमारी जिला परिषद। अब इस पे थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे कि फाइनल जो रिकमेंडेशंस आई हमारे पास उसमें क्या क्या चेंजेस थे इस सब के अलावा। आपको ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे क्या कहा गया था, एक पॉइंट और याद करें आप। जो भी स्टेट हैं जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा नहीं है तो उन लोगों को ज़रूरी नहीं है कि उनके पास इंटरमीडिएट लेवल हो। ये सिर्फ 20 लाख की पॉपुलेशन तक ही था। अब बात करते हैं, एक बात आती थी इलेक्शंस की कि इलेक्शन किस तरह से होंगे। स्टार्टिंग में जब आपको कहा गया था, जो मैंने आपको बलवंत राय मेहता कमेटी में बताया था, उसमें था कि यहाँ पे जो इलेक्शंस होंगे वो डायरेक्टली होंगे, यहाँ पे जो इलेक्शंस होंगे वो इनडायरेक्टली होंगे और यहाँ पे भी आपके इनडायरेक्टली होंगे। लेकिन जो आपका 73rd अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने क्या कहा, फाइनल जो आपके सामने तैयार हुआ, उन्होंने कहा था कि सब लेवल पे जो इलेक्शंस होंगे आपके वो डायरेक्ट ही होंगे, कहीं पे भी आपके इनडायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होंगे। और इस सब के साथ जो कहा गया था, जो चेयरपर्सन होंगे उनके इलेक्शन जो हैं आपके, जो सिर्फ चेयरपर्सन के होंगे, उनके इलेक्शन इन दोनों में इनडायरेक्टली करवा दिए जाएंगे। बाकी जितने भी मेंबर्स होंगे उनके इलेक्शंस डायरेक्टली ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये था आपका मेन पॉइंट, आपको जो याद रखना है। इसके अलावा क्या कहा गया था, इसके अलावा जो चीज़ें आपको मैंने बताई, जो रिकमेंडेशंस हुई थी उसी को फाइनल बनाया गया। यहाँ पे जो कहा गया था कि सारी जो इतने भी सीटें हैं एट एवरी लेवल आर टू बी फिल्ड बाय इलेक्शंस फ्रॉम रिस्पेक्टिव टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। उसके अलावा आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि SC/ST के लिए रिजर्वेशन की बात की गई थी, जिसमें क्या कहा था, किस बेसिस पे मिलेगा वो रिजर्वेशन, पॉपुलेशन के बेसिस पे। जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उस जगह पे SC/ST को रिजर्वेशन मिल जाएगा। लेकिन इस सब के साथ जो गडगिल और थंगौन कमेटी आई थी, उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि वुमेन को भी रिजर्वेशन मिलना ज़रूरी है ताकि वो भी अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर सकें। तो विमेन के लिए किस तरह का रिजर्वेशन आया था, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल सीट फॉर मेंबरशिप एज वेल एज ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ ईच टायर हैव टू बी रिजर्व फॉर वुमेन। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इस सब के साथ कहा गया था यही जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो SC/ST थे उन्हें भी प्रोवाइड किया जाएगा रिजर्वेशन, कितना उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पंचायत में। और इस सब के साथ बॉटम अप प्लानिंग के लिए जो कहा गया था, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई जाएगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उससे भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और आपको ये बताऊं लास्ट पॉइंट, 29 आइटम्स। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि कितने आइटम्स थी जो रखी गई थी, तो ये रखी गई थी आपकी 11th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट। अगर पूछा जाए तो पार्ट था आपका 9th। इस सब के अलावा अभी इसमें थोड़ी सी चीज़ें और हैं जो आपको मैंने बताया था, स्टेट इलेक्शन कमीशन होगी या स्टेट फाइनेंस कमीशन होगी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर करवाऊंगा सारी चीज़ें। और उसी के बाद जो लास्ट पार्ट आएगा वो होगा आपके JNK के ऊपर बेस्ड, कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या अलग था ये कॉन्स्टिट्यूशन, या क्या अलग चीज़ें थी इसमें, तो वो हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ मैं इतना ही रखूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। जो लोग नए हैं वो हमें फेसबुक में ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस ग्रुप में। इंस्टाग्राम पे वो हमें फॉलो कर सकते हैं SSS_सुमित पुरी के नाम पे, जिस पे मैं आपकी क्वेरीज के रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अब जैसे ईद की छुट्टियाँ हैं तो हम कोशिश करेंगे कि वीडियोस थोड़ी ज़्यादा आएंगी। उसके साथ हमारे क्विज कंडक्ट होते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। नेक्स्ट क्विज का अभी तक बताया नहीं है मैं, लेकिन बता दूंगा जल्दी ही किसका होगा।
यूट्यूब पे तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे 23,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और इस सब के साथ एक नया पेज हमने कल ही अभी लॉन्च किया है अपना, जिसमें आपको मैं बता दूं कि आपको जितने भी अपडेट्स हैं किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड, फिर वो हमारी स्टेट के हों या सेंटर के हों, या जो भी रिक्रूटमेंट ड्राइव निकलती है उसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। और जानने से पहले लास्ट में सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा सब लोगों का जिन लोगों ने भी हमें सब्सक्राइब किया है। हम बस यही चाहते हैं कि आप लोगों की जल्द से जल्द सिलेक्शन हो और आप ये चैनल छोड़ के चले जाएं। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। कल आपको मैं पूरा डिटेल में नेक्स्ट पार्ट शाम तक आपके पास आ जाएगा, जिसमें मैं सेकंड पार्ट ख़त्म करवा के क्विज़ आपका ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि इसी टॉपिक पे होगा। एमसीक्यूज़ की वीडियोस भी आएगी इस पर, लेकिन पहले क्विज़ होगा, उसके बाद एमसीक्यू की वीडियो आएगी। और आपका अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स का क्विज भी होगा, क्योंकि इनके क्विज अभी तक नहीं हुए हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।